नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे टाइप के स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट होता है। जी हाँ, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही स्मॉल प्राइस का एक स्टॉक जिसका नाम इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड है। और नॉर्मली ऐसा देखा जाता है जो भी रिटेल निवेशक है वो ऐसे स्टॉक को प्रेफर करते हैं जिसका प्राइस बहुत कम रहता है और उस उम्मीद में मैक्सिमम क्वांटिटी में उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं ताकि फ्यूचर में उनको एक बहुत बड़ा और अच्छा रिटर्न मिल सके। लेकिन क्या इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड में वो कैपेसिटी है? इसका करंट मार्केट प्राइस करीब 20 रुपया है 5 अक्टूबर जब स्टॉक मार्केट क्लोज हुआ उस दिन। और इसमें एक बहुत ही बड़ा चर्न आउट पॉजिटिव साइड में देखने को मिला क्योंकि इसमें करीब 13-13.25% का हायर साइड में जंप देखने को मिला। प्रेजेंटली ये स्टॉक फंडामेंटली कैसा नजर आ रहा है, पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, जिस सेगमेंट में ये कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है, फ्यूचर में उसका कैसा प्रोस्पेक्ट बन रहा है और क्या करंट मार्केट प्राइस पर इसको बाई करके फ्यूचर में चाहे शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, एक हैंडसम रिटर्न पाया जा सकता है। ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही डिटेल एनालिसिस का जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। सेक्टर वाइज देखा जाए तो फिलहाल इस कंपनी को आईटी सेक्टर में माना जा सकता है क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, ई कॉमर्स और इसी टाइप के दूसरे एंसिलरी सर्विसेज है। दोस्तों, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा छोटे से छोटे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाए, लेकिन अगर इस वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा भी होता है और वास्तव में आप इस स्टॉक को लेकर सीरियस है, चाहे आप पहले से इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे हैं या ऐड करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस कंपनी के फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट और करंट टाइम में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे नजर डालें उसके पहले इसके बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो ये फिलहाल दो टाइप के बिजनेस मॉडल्स पे कंपनी काम कर रही है। पहला मर्चेंट सेंट्रिक बिजनेस मॉडल जिसको शॉर्ट में डीसीबी के नाम से जाना जाता है और दूसरा बैंक सेंट्रिक बिजनेस मॉडल। प्रेजेंटली इस कंपनी के सर्विसेज के बारे में बात किया जाए तो ये डिजिटल पेमेंट्स, पेमेंट एक्वायरिंग, पेमेंट इशुएंस, रेमिटेंस और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स है जिस सेगमेंट में ये कंपनी अपने मर्चेंट के लिए साथ साथ डेवलप करके देती है। करेंटली इसके क्लाइंट लिस्ट के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में ताज, ओबेरॉय होटल्स, आईटीसी होटल्स, मेक माई ट्रिप, यात्रा, पेटीएम, फ्रीचार्ज, विस्तारा, ओला मनी और मिंत्रा जैसे बड़े बड़े ब्रांड और कंपनी शामिल है। जबकि आउटसाइड इंडिया में इस कंपनी के क्लाइंट्स कुछ मेजर हैं: बुर्ज खलीफा, एमआर, डीमैक, नखिल, रेडिसन, ओमन एयर, जुमिरा गोल्फ एस्टेट, डीएचएल, टॉमी हिफिजर, टिम हॉर्टन्स एक्सेट्रा। ओवरऑल ये कंपनी जो फिलहाल बिजनेस ऑपरेट कर रही है उसमें 99% का रेवेन्यू इसको सर्विसेज से आता है, जबकि 1% का इनकम इसका दूसरे सोर्सेज से आता है। ज्योग्राफिकल बेसिस पर अगर इसको स्प्लिट किया जाए तो प्रेजेंटली इसको यूएई से 5%, अदर से 1% और डोमेस्टिक सेल्स यानी इंडिया से 94% का रेवेन्यू जनरेट होता है। 2 साल पहले ही इसने जियो जैसे कंपनीज के साथ भी एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत ये जियो प्लेटफॉर्म का ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर और पेमेंट प्लेटफॉर्म्स का मेंटेनेंस और एक्सेस रखेगी जियो के बिजनेस यूज के लिए। आईटी सेक्टर से आने के बावजूद इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं इस सेक्टर से जो भी कंपनी जाती है, चाहे उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो, रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, काफी हाई रहता है और स्टॉक भी एटलीस्ट अट्रैक्टिव ना सही लेकिन फेयरली वैल्यूड नजर आता है। लेकिन इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड के की मैट्रिक्स पर नजर डाला जाए तो मार्केट कैप तो ठीक है क्योंकि ये 5277 करोड़ का है, लेकिन स्टॉक भी इसका काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है इसके ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको कंसीडर करके देखा जाए तो, क्योंकि ये 37.9 है। आरओसी हो या आरओई हो काफी ज्यादा लो नजर आ रहा है क्योंकि मात्र ये 5.5% और 4% के आसपास है, जबकि इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो 19 रुपये 70 पैसा फिलहाल दिख रहा है अपने बुक वैल्यू के कंपैरिजन में 1.5 गुना ज्यादा है, जिसको ठीक ठाक या अच्छा माना जा सकता है।
डिविडेंड देने के मामले में भी ये कंपनी कोई खास नजर नहीं आ रही है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इसका मात्र 0.25% है। जून 2023 का जो क्वार्टर रिजल्ट आया था, इन्फीबीम के रिजल्ट को अगर इसके पीएस के साथ कंपेयर करके देखा जाए तो ये काफी अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 78% के आसपास हुआ था। जबकि इस टाइप की कंपनीज के अगर सेल्स ग्रोथ पे नजर डाला जाए तो चाहे टाटा एलेक्सीज हो, परसिस्टेंट सिस्टम हो, उनका सेल्स ग्रोथ 17% और 23.5% के आसपास रहा है। वहीं पर पीवी फिनटेक और कोफोर जैसी कंपनीज का भी सेल्स ग्रोथ 31 और 21-22 के रेंज में रहा है। अगर हम इसके एनुअल रिपोर्ट पर भी नजर डालें तो ये भी आपको काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा, क्योंकि लगातार इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ काफी हाई रेट से ग्रो कर रहा है और पिछले 10 साल में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 29%, जो सबसे पुअर और एवरेज इसका सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 साल में 19% है। जबकि एक बार फिर से काफी स्ट्रॉन्ग और दमदार इसका रिजल्ट नजर आ रहा है सेल्स ग्रोथ के मामले में, एटलीस्ट पिछले 3 साल का डेटा हो या पिछले 1 साल का डेटा हो, क्योंकि यहाँ भी कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ 46% और 53% रहा है। लेकिन एक बड़ा निगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इसके प्रॉफिट ग्रोथ में, क्योंकि चाहे पिछले 10 साल का डेटा हो, 5 साल का डेटा हो, 3 साल का डेटा हो, इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। क्योंकि पिछले 10 साल में जरूर इसका सेल्स ग्रोथ 22% रहा है, लेकिन पिछले 5 साल और 3 साल में मात्र 7% के आसपास है। जबकि इसका सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में ऑन एवरेज 25 से 28% माना जा सकता है। पिछले 1 साल में एक बार फिर पिछले 1 साल में जरूर इसका प्रॉफिट ग्रोथ अब तक का हाईएस्ट रहता है, क्योंकि ये 50% के आसपास है, लेकिन फिर भी ये सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन ही है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफी पुअर माना जा सकता है, क्योंकि पिछले 5 साल में मात्र ये 7% रहा है, 3 साल में 1%, यानी जो इन्फ्लेशन का रेट इंडिया में जो चल रहा है उसके कंपैरिजन में भी इसका सीएजीआर काफी ज्यादा लो है। जरूर पिछले 1 साल में इसके परफॉर्मेंस को ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि इस पीरियड में इसने करीब 30% के आसपास सीएजीआर दिया है। हालांकि अगर हम स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली किसी क्वालिटी शेयर के बारे में बात करें तो बहुत सारे स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो इस पीरियड में आपको 70%, 80% या कुछ स्टॉक तो ऐसे भी हैं जो 100% से ज्यादा का रिटर्न दिए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका लगातार पिछले 5-10 सालों से पुअर बना हुआ है और मात्र 3% से लेकर 4% के रेंज में है। बैलेंस शीट फिलहाल इसका काफी खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि मार्च 2012 से लेके मार्च 2023 एनुअल रिपोर्ट के बीच अगर हम इवैल्यूएशन करके देखें तो रिजर्व्स जो इसका 2 साल यानी मार्च 2012 और मार्च 2013 में निगेटिव 21 करोड़ और 14 करोड़ रहता है। यहाँ से आपको जबरदस्त इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा और फाइनली पिछले 2-3 सालों में लगातार ये 2700 से लेके 2898 करोड़ के बीच में बना हुआ है, जिसको काफी अच्छा साइन माना जा सकता है, क्योंकि मार्केट कैप के कंपैरिजन में इसका रिजर्व काफी ज्यादा है। वहीं पर बोरोइंग पार्ट में भी लगातार आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्च 2017 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज 136 करोड़ का था, जहां से लगातार इसमें आपको गिरावट होती हुई दिखेगी और फाइनली पिछले 2 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से मात्र ये 7 से 8 करोड़ रुपया रह गया है, जिसको हम फिलहाल नेग्लिजिबल मान सकते हैं जिस मार्केट कैप की ये कंपनी है और प्रेजेंटली जो इसके पास रिजर्व्स है उसके कंपैरिजन में। दोस्तों अगर हम इसके पी रेशियो को सेक्टर पी से कंपेयर करके देखें तो ये थोड़ा सा हायर साइड में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सेक्टर पी 28 के आसपास है, जबकि इसका पी रेशियो 32 के ऊपर चल रहा है। फोरकास्ट और रेटिंग में कोई बहुत ज्यादा एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन नहीं शेयर किया है, क्योंकि मात्र एक एनालिस्ट ने जो अपना ओपिनियन शेयर किया है, चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, उनका ओपिनियन पॉजिटिव है, जिसकी वजह से यहाँ पर 100% तो दिख रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा चूंकि एनालिस्ट का नंबर यहाँ पे काफी कम है, इसलिए फिलहाल इसको नेग्लेक्ट करके चला जाए तो बेटर है। इसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नजर डाला जाए तो ये आपको थोड़ा सा मिक्स नजर आएगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ लगातार पिछले 5-10 सालों से स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, इसलिए ऑन एवरेज देखा जाए तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसका रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 5 साल में काफी बेटर है, क्योंकि ये 18.48% है, जबकि इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ इस पीरियड में 13.53% है। पिछले 5 साल में ये कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट में मार्केट शेयर भी इंक्रीज की है और ये 0.22% से बढ़ के 0.28% हुआ है,
लेकिन एक पार्ट जो इसका रेड जोन में जाता हुआ दिख रहा है वो है नेट इनकम, क्योंकि पिछले 5 साल में जैसा कि हमने देखा इसका प्रॉफिट ग्रोथ काफी कम नजर आ रहा है और ये 10 के नीचे करीब 9.5% के आसपास है, जबकि सेम पीरियड में इंडस्ट्री का प्रॉफिट ग्रोथ 10.24% रहा है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न फिलहाल या तो पुअर या एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर काफी लो नजर आ रही है मार्च 2022 से लेके अब तक, और ये फिलहाल 30.5% के आसपास है। हालांकि इसके 2-3 साल पहले आप चले जाएं करीब 2020 के पीरियड में, तब प्रोमोटर्स की होल्डिंग 32% के ऊपर हुआ करती थी। यानी पिछले 3 साल में प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक ऑलमोस्ट 2% के आसपास सेल किया है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे ना के बराबर है, क्योंकि लगातार ये 0.04% से लेके 0.07% के रेंज में है। म्यूचुअल फंड के बाद अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग ऑलमोस्ट आपको ना के बराबर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 6 क्वार्टर में ऑलमोस्ट ये 0% के आसपास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग यहाँ पर ठीक ठाक मानी जा सकती है, लेकिन इसमें भी आपको पिछले 6 क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट नजर आ रहा है, और सितंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से जो उनकी होल्डिंग 7.07% थी, वो ऑलमोस्ट 1% डाउन होकर 6.10% तक पहुंच गया है लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी मार्च 2022 से लेके अब तक के कंपैरिजन में, क्योंकि ये 62.31% से बढ़ के 63.21% हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 2020 के कंपैरिजन में अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 2% के आसपास कम हुई है, और प्रोमोटर्स द्वारा जो स्टेक सेल किया गया है उसका मैक्सिमम हिस्सा रिटेल एंड अदर्स द्वारा ही परचेज किया गया है, क्योंकि उस पीरियड में देखा जाए तो रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग करीब 60% के आसपास हुआ करती थी, जो फिलहाल बढ़ के 63.21% तक हो गया है। दोस्तों ये तो रहा इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड का ओवरऑल फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस, जिसमें हमने देखा पास्ट में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, प्रेजेंटली कैसा इसका लुकआउट नजर आ रहा है, और इसके क्लाइंट लिस्ट में कौन कौन से मेजर प्लेयर्स है। फाइनली अगर बात किया जाए क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग या मल्टीबैगर रिटर्न पाया जा सकता है, तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा इसका पी रेशियो थोड़ा सा हायर साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। प्रोमोटर ने अपना स्टेक भी 2% के आसपास कम किया है पिछले 3 साल में। डीआईज हो या म्यूचुअल फंड्स हो, उनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर बनी हुई है। एफआईज की जो होल्डिंग रही है पिछले 2.5-3 सालों में, वहां पर भी एक छोटा सा डिक्लाइन आता हुआ नजर आ रहा है। इन नेगेटिव पॉइंट्स के अलावा कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पे नजर डाला जाए तो जरूर हम कह सकते हैं इसका बिजनेस ग्रोथ पिछले 10 सालों में काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जैसा कि हमने देखा प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। आरओसी का परसेंटेज हो या आरओई का परसेंटेज हो, लगातार वो पुअर बना हुआ है। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो भले ही इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा माना जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटली इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी के तहत कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस बिजनेस में ये कंपनी है वहां पर और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और मार्केट शेयर भी वहां पर इसका कोई बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 0.28% या 0.26% के आसपास है। यानी बिजनेस सेगमेंट के मामले में भी ये कंपनी फ्रंट लीडर नहीं है। जरूर इसका क्लाइंट बेस काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स इसके लिस्ट में शामिल है। बावजूद इसके मैं कहना चाहूंगा मार्केट में जिस तरह से ऑनलाइन पेमेंट मोड का प्रचलन बढ़ते जा रहा है, एटलीस्ट आने वाले शॉर्ट फ्यूचर में तो इसका ग्रोथ बना रहेगा। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी जिस सेगमेंट में कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है, वहां के जो मेजर प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में एटलीस्ट मार्केट कैप्चर के मामले में कैसा रहता है। इसलिए ओवरऑल इसके प्रोस्पेक्ट के बारे में मैं अगर अपना ओपिनियन शेयर करूं, एटलीस्ट मुझे बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं और किसी ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं जहां पर आपको कम टेंशन लेके थोड़ा ठीक ठाक रिटर्न मिले, फिर इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड जैसे स्टॉक को अवॉइड करें तो बेटर है। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं और हाई रिस्क के साथ किसी ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं जहां पर अगर रिटर्न हाई मिले तो अच्छी बात है, और ना भी मिले तो कोई बात नहीं है, फिर आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। हाँ, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि फिलहाल ये स्टॉक थोड़ा सा ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंटली इसका चार्ट पैटर्न थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है, और हो सकता है ये जो 13% के आसपास एक हाई जंप आया है मात्र एक ही ट्रेडिंग सेशन में, एक ट्रेडिंग सेशन में और आपको 10 से 15% का पॉजिटिव साइड में रिटर्न मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके इसका लिंक अपने फ्रेंडशिप सर्किल में जरूर शेयर करें।
ताकि अगर कोई इंडिविजुअल इस शेयर के बारे में इंटरेस्टेड है, उसको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।